नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आनुवंशिकता के विषय में। आज जानेंगे कि आनुवंशिकता क्या चीज़ होती है। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आनुवंशिकी क्या होती है, जिसे हम अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। ये क्या होती है? ऐसे लक्षण जो माता पिता से उसकी संतान में आते हैं, ऐसे लक्षणों को ही हम लोग आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों के कारण जो संतान है वो अपने माता पिता से जो समानता या असमानता प्रकट करती है, इस चीज़ को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। जो जेनेटिक्स शब्द है, ये जो जेनेटिक्स शब्द है, जेनेटिक्स शब्द को एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेटसन। जेनेटिक्स शब्द को बेटसन ने दिया है। यह पूछा जाता है कि जेनेटिक शब्द को किसने दिया था, तो जेनेटिक शब्द को बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जो आनुवंशिकता है, ये आनुवंशिकता अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवंशिकता के पिता कौन है। तो आनुवंशिकता के जो पिता हैं उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब फिर यहाँ पे और कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आनुवंशिकता है या आनुवंशिकी है, इसका कारक क्या होता है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो माता पिता से लक्षणों को उसके संतान तक लेके जाती है। तो उस चीज को हम लोग, मेंडल ने तो उसे नाम दिया था कारक। ऐसी कोई चीज जो माता पिता से, इसको हम लोग कहते हैं कारक। ऐसी कौन सी चीज है जो माता पिता से उनके लक्षणों को कहाँ तक ले जा रही है? संतान तक। तो इस चीज को मेंडल ने कारक कहा था। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉनसन। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉनसन ने इसी कारक को एक नया नाम दिया था, जीन। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीन शब्द किसने दिया था? तो जॉनसन। अब जॉनसन ने जीन के अलावा दो चीजों का और नाम दिया था। एक नाम है जीनोटाइप और एक नाम होता है फिनोटाइप। ये भी जो नाम है, इस नाम को भी जॉनसन ने ही दिया था। जीनोटाइप और फिनोटाइप नाम को किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। तो ये उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इनके विषय में। ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन के विषय में, जीवनी के विषय में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो मेंडल इनका जो जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? इनका जन्म ऑस्ट्रिया एक देश है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर। कौन सा शहर है? ब्रून शहर के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है सिलीसियन। तो जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलीसियन नामक गांव में हुआ था। और इनका जन्म एक साधारण छोटे से माली परिवार में हुआ था। जब इन्होंने अपनी विश्वविद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर ली, विश्वविद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये बाद में विश्वविद्यालयी शिक्षा जब इन्होंने ग्रहण कर लिया तो ये चर्च में एक पादरी के रूप में नियुक्त हुए। कब? जब इन्होंने, मेंडल जी ने जब अपनी विश्वविद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर ली, तो ग्रहण करने के बाद ये चर्च में पादरी के पद पर, किसके पद पर? पादरी के पद पर नियुक्त हुए।
फिर उसके बाद ये कब हुए थे? ये न्यूज़ हुए थे 1847 ईस्वी में। फिर इसके बाद जो है सन आता है 1854 का। ये 1847 ईस्वी में ये पादरी बने थे, 1847 ईस्वी में। फिर सन आता है 1854 का। 1854 ईस्वी में ये जो है, जो मेंडल साहब हैं, इन्हें ब्रून शहर में ही एक विज्ञान टीचर के पद पे नौकरी मिली। और जहाँ पर जिस मठ में ये विज्ञान के टीचर के रूप में नौकरी कर रहे थे, उसी मठ के बागीचे में इन्होंने मटर को बोया और मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो ये प्रश्न ये भी यहाँ पे बनता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? उस पौधे का नाम है मटर। और मटर का फिर पूछता है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ये क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम है। जब इन्होंने अपना प्रयोग कर लिया तो प्रयोग करने के बाद जो अपनी थीसिस है, प्रयोगों को लिखा, और प्रयोगों को लिखने के बाद इन्होंने सन 1865 ईस्वी का सन आता है, 1854 के बाद 1865 ईस्वी का सन आता है, और इन्होंने 1865 ईस्वी में अपने जो थीसिस लिखी थी, प्रयोग लिखे थे, उसको जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, कहाँ पर? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक संस्था है, और इस संस्था पर ले जा करके इस चीज़ को, अपने प्रयोग को जमा कर दिया। फिर बाद में सन आता है 1866 का। 1866 ईस्वी में इसी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक ये जो संस्था है, इस संस्था ने मेंडल के प्रयोग को पादप संकरण के नाम से ये क्या करती है? ये प्रकाशित करती है इस प्रयोग को 1866 ईस्वी में। लेकिन जो मेंडल ने जो अपना प्रयोग लिखा था, ये ज़्यादातर मैथमेटिकल भाषा में का उपयोग किए थे, और मैथमेटिकल भाषा का उपयोग किए जाने के कारण लोग इसे ज़्यादा समझ भी नहीं पाए। फिर उसी समय डार्विन का जो है कि नेचुरलवाद सिद्धांत चल रहा था, तो बहुत से लोग डार्विन के प्रभाव से भी, बातों से भी प्रभावित थे, तो उन्होंने भी इनके मेंडल की प्रयोग पर अपना ध्यान नहीं दिया। फिर आता है सन 1900 का, सन आता है इसका 1900 ईस्वी का, और सन 1900 ईस्वी में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक हैं, 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका, एक देश है हॉलैंड, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हॉलैंड है। हॉलैंड देश के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है ह्यूगो डिब्रीज। हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं ह्यूगो डिब्रीज। फिर उसके बाद वैज्ञानिक हैं कार्ल कारेंस हैं, ये दूसरे वैज्ञानिक हैं लंदन के वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है कार्ल कारेंस। और फिर उसके बाद एक तीसरे वैज्ञानिक हैं ऑस्ट्रिया के ही, जिनका नाम है वारेन शेरमार्क। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उनका नाम है वारेन शेरमार्क। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग देश के वैज्ञानिक हैं, इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग करके, जो प्रयोग था उस निष्कर्षों को जब जमा किए, तो उन्होंने देखा कि भाई पहले से ही जो हमने आज निष्कर्ष निकाल करके जो यहाँ पे इस संस्था में हम जमा कर रहे हैं, इस चीज़ को तो आज से लगभग 35 साल पहले ही एक मेंडल नामक वैज्ञानिक ने इन निष्कर्षों को बता दिया था। तो ये लोग काफ़ी ईमानदार थे, इन्होंने उस तथ्य को छिपाया नहीं, इन्होंने सबको बताया, और जो मेंडल के जो प्रयोग थे उसको उन्होंने मेंडल के सिद्धांत नियमों के रूप में फिर से प्रकाशित किया, और कहा कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई है। तो इसको कहते हैं मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने किया था? तो ये 3 वैज्ञानिक हैं, हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, लंदन के कार्ल कारेंस और ऑस्ट्रिया के वारेन शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिकों ने किया था। और
इस फिर बाद में इन तीनों वैज्ञानिकों को ये कहा गया कि आप लोगों को ही ये दी जाती है कि आप लोगों ने ही मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने किया था। तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने किया था, यही तीन वैज्ञानिक हैं, ये किए थे। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग में कुछ शब्दावलियां यूज की थी, कुछ शब्दावली यूज किए थे। उन शब्दावलियों की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मेंडल ने एक शब्द प्रयोग किया था संकर, मेंडल ने एक शब्द का प्रयोग किया था संकर, जिसे हाइब्रिड कहते हैं, आप समझते हैं संकर क्या होता है। देखिए संकर की बात अगर हम करें तो जब विपरीत लक्षण वाले नर और मादा, या जब नर और मादा विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच में जब निषेचन कराया जाता है तो निषेचन के बाद एक नई संतान की उत्पत्ति होती है, और यह जो संतान होती है वो अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न होती है, तो इसी संतान को संकर संतान कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये कोई नर है और ये मादा है, और इन नर और ये विपरीत लक्षण के हैं, और इनके बीच में जब निषेचन कराया गया तो निषेचन के बाद जो नई संतान उत्पन्न हुई, ये जो संतान उत्पन्न हुई, और इस संतान में नर के भी गुण है, मादा के भी गुण है, मतलब दोनों से भिन्न है, तो इस संतान को हम लोग संकर संतान कहते हैं, इसी को संकर कहते हैं। यानी कि विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच में जब निषेचन कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप जो नई संतान उत्पन्न होती है उस संतान को संकर संतान कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। इस संबंध में जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें मटर की, तो जैसे लंबा पौधा है, लंबा पौधा, और ये बौना है, इसके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो ये जो संतान प्राप्त हुई, इस संतान को हम लोग संकर कहते हैं। फिर अगला जो शब्द है उसका नाम है एलील या एलिलोमार्फ। एलील या एलिलोमार्फ है। तो दूसरा शब्द हम लेते हैं एलील या एलिलोमार्फ। एलील या एलिलोमार्फ, तो इसको क्या कहते हैं? विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे विपरीत, यहाँ पे क्या विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें लंबा और बौना, ये जो विपरीत लक्षण वाले युग्म हैं, ये हो गया, ये अलग लक्षण है, ये अलग लक्षण है। या अगर हम कहें कि ये देखिए, अगर यहाँ पे कहें ये विपरीत लक्षण वाले युग्म है ना, इसमें देखिए एक लंबा है और एक क्या है? बौना है। ये जो युग्म है, यह जो जोड़ा है, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये जो जोड़ा है, इसमें एक लक्षण लंबा होगा और एक लक्षण क्या है? बौना है। ये एक दूसरे से क्या है? कॉन्ट्रोवर्सी है, विपरीत हैं। तो विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को ही हम एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। अब हम बात करेंगे, अब अगला बात है, अभी अगला है तीसरा, हम बात करते हैं प्रभावी या अप्रभावी लक्षण। प्रभावी या अप्रभावी की बात करते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी की बात हम जैसे करें, जैसे मान लीजिए यह कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, या जैसे हम मान लेते हैं यह लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, और इनके बीच में जब हम निषेचन कराएं तो ये जो पौधा प्राप्त हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ, इसमें ये दोनों लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। ये तो बौनेपन का भी लक्षण है और लंबेपन का भी है, लेकिन यह पौधा कैसा होता है? यह पौधा लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा पौधा होगा। यानी इसमें जो लंबेपन का जो जीन है उसका प्रभाव ज्यादा होगा, यानी कि ये जो लंबाई वाला है
इसका प्रभाव ज़्यादा है, जिसके कारण पौधा क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। और यह क्या कर रहा है, इस बौनेपन वाले लक्षण को दबा दे रहा है, उभरने नहीं दे रहा है। तो ये कैसा हो गया, अप्रभावी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो दो विपरीत लक्षणों वाले अगर युग्म है, तो इसमें जो लंबाई वाला है ये क्या कर रहा है, ये इसके प्रभाव को निरस्त कर दे रहा है, जिसके कारण पौधा क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो इस लक्षण को हम लोग, ये इसके कैपिटल टी के लक्षण को हम लोग कहेंगे प्रभावी। और चूंकि स्मॉल टी वाला लक्षण क्या हो रहा है, दब जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़े होते हैं, युग्म होते हैं, तो उनमें से केवल एक ही कारक का लक्षण प्रदर्शित होता है, और जिस कारक का लक्षण प्रदर्शित होगा, जिस जीन का लक्षण प्रदर्शित होगा, उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जिस जीन का लक्षण नहीं प्रदर्शित होगा उसे हम अप्रभावी कहेंगे। जैसे कहते हैं कि अगर ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, और इसमें दो जीन हैं, एक लंबाई का है और एक बौनेपन का है, तो इसमें हम देखेंगे कि यह पौधा फिर भी लंबा होता है। क्या होता है, फिर भी लंबा होता है। लंबा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कैपिटल टी है, लंबेपन वाला जो जीन है, ये लक्षण प्रभावी लक्षण है, ये इसके लक्षण को दबा देता है, जिसके कारण पौधा लंबा हो जाता है। ये कहेंगे प्रभावी लक्षण, और ये कहेंगे अप्रभावी लक्षण। फिर उसके बाद है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या होता है कि जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया। अब जैसे देखते हैं, यही पे हम जाते हैं, अगर मेंडल ने यहाँ पे कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी लिया, एक एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिए, लंबाई का लक्षण लिए और ये क्या लिए, बौनेपन का लिए। तो जब एक लक्षण लेकर के ये अपना प्रयोग किए तो इसे एक संकर संकरण करते हैं। अब जैसे दो लक्षण लिए, दो लक्षण का मतलब क्या होता है कि एक इन्होंने ले लिया गोल, और एक लक्षण लिया इन्होंने झुर्रीदार, एक लक्षण लिया इन्होंने पीला, और एक लक्षण लिया इन्होंने हरा। तो जब मेंडल ने दो लक्षणों को, दो विपरीत लक्षणों को लेकर के अपना प्रयोग किया, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विसंकर संकरण। यहाँ पे इन्होंने गोल पीला, गोल झुर्रीदार और पीला हरा, दो विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण कराया, तो इसे हम लोग कहेंगे द्विसंकर संकरण। इसे हम कहेंगे द्विसंकर संकरण। और जब मेंडल ने केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण कराया, तो उसको हम लोग कहेंगे एक संकर संकरण। इसे क्या कहेंगे, एक संकर संकरण। ठीक इसी प्रकार से जब मेंडल बहुत सारे विपरीत लक्षणों को लेकर के एक साथ कई दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों को लेकर के प्रयोग करते हैं, तो उसे बहुसंकर संकरण भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर इसके बाद है संकर पूर्वज संकरण। इसको मिटा देता हूं। इसके बाद है अगला, एक है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण या इसी को कहते हैं बैकक्रॉस। इसमें क्या होता है कि जब जैसे देखिए ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, और इनका जब ये कैपिटल टी आया और दूसरी विभाजन हुआ, स्मॉल टी आया, संकरण कराए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और ये है आपका ये स्मॉल टी आया। ये प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं। अब ये जो प्रथम संतानी पीढ़ी है, ये इस पीढ़ी के पौधे का अगर संकरण किसी भी एक जनक से करवा दें, अगर प्रथम पीढ़ी के पौधे का संकरण किसी भी एक जनक से कराएं, किसी भी एक जनक पौधे से कराएं, तो इसको हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। बैक मतलब पीछे वाले, तो इसके पीछे तो यही जनरेशन है। अब ये जो नया जनरेशन है, इस चीज का संकरण यदि हम जनक में से किसी एक से भी करवाएं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। अब यहीं पे एक प्रश्न और पूछा जाता है, आता है अक्सर, टेस्ट क्रॉस क्या होता है।
टेस्ट क्रॉस। यदि ये जो संकरण की प्रक्रिया है बैक ही होगी, लेकिन यदि संकरण की प्रक्रिया ये जो F1 जनरेशन का पौधा है, संतान है, इसकी यदि संकरण इस बौने वाले से हो, किससे, अप्रभावी लक्षण वाले से हो, बौने वाले पौधे से हो, यदि F1 जनरेशन के पौधे का संकरण केवल बौने पौधे से कराया जाए तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न आया है समयुग्मक और विषम युग्मक। ये पहले ही बताना चाहिए था। एक प्रश्न है, एक है आपका समयुग्मक। समयुग्मक क्या होता है, जिसमें समान युग्मक हो, जैसे आपका कैपिटल टी, ये क्या है, समयुग्मक। ये भी समान है, मतलब दोनों समान है। स्मॉल टी क्या है, समयुग्मक। दोनों युग्मक कैसे हैं, समान है। और एक आता है विषम युग्मक। विषम युग्मक क्या होता है कि जैसे ये कैपिटल टी हो गया और ये स्मॉल टी हो गया, ये दोनों क्या हो गए, विपरीत हो गए, तो इसको हम लोग कहते हैं विषम युग्मक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा बकरियों की आवाज़ आने लगी, जिससे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, कुछ सुझाव होंगे तो उसको भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद।